गाइस, आई मनीषा व्यास। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोगों ने वर्ण के भेद के बारे में अध्ययन किया और वर्ण के जो कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम वो वर्ण के उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने बताया कि उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि उच्चारण स्थान होता क्या है। उच्चारण स्थान वह स्थान होता है जहाँ पर जिस स्थान से वर्ण की उत्पत्ति होती है, वर्ण का प्रकाशन होता है, जहाँ से वर्ण की ध्वनि अवतरित होती है, तो वह क्या कहलाता है? वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब हम जिस प्रकार से मैंने बताया, हम तीन मत का प्रयोग करते हैं। तीन मत के बारे में अध्ययन कौन करते हैं? जैसे सामान्य संस्कृत भाषा, दूसरा आ जाता है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत भाषा में क्या प्रयोग किए जाते हैं, और तीसरा आ जाता है पाणिनि मत का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम उच्चारण स्थान में सामान्य भाषा और संस्कृत और पाणिनि भाषा अर्थात लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनमें कितने प्रकार के उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो यहाँ पर हम सामान्य संस्कृत भाषा के अंतर्गत देखते हैं सामान्य संस्कृत भाषा। सामान्य संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 7। तो फिर पाणिनि मत में कितने माने गए हैं? तो पाणिनि मत के अंतर्गत उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है। पाणिनि मत में कितने माने गए हैं उच्चारण स्थान? 8 माने गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि सामान्य संस्कृत भाषा में जो 7 प्रकार माने गए हैं वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है कंठ, फिर आ जाता है तालु, फिर आता है मूर्धा, फिर आता है दंत, उसके बाद आ जाता है ओष्ठ, फिर आता है नासिका, और फिर बाद में आता है जिह्वा मूल्य। कौन कौन से हो गए? कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल्य। उसके ये कितने हो गए? 7। अब पाणिनि मत के अंतर्गत जो हमने सामान्य संस्कृत भाषा में जो 7 उच्चारण स्थान पढ़े हैं, वो 7 उच्चारण स्थान तो आते ही आते हैं। उनके साथ में एक 8वां उच्चारण स्थान कौन सा आता है? 8वां उच्चारण स्थान आता है उरस। अब आप लोगों के मन में यह बात आ रही होगी कि तो फिर उरस को इन 7 उच्चारण स्थानों के साथ क्यों नहीं मिलाया? क्यों? क्योंकि जो परवर्ती जैसे जैसे आगे आचार्य होते गए, परवर्ती आचार्य होते गए, उन्होंने इसकी क्या कर दी, इसका प्रयोग न के बराबर मानते हुए यहाँ पर सामान्य संस्कृत भाषा में इसका प्रश्न कितने उच्चारण स्थानों का प्रचलन ला दिया? 7। कितने माने गए उच्चारण स्थान? 7। और परवर्ती आचार्यों ने इसको नहीं मानते हुए इनकी संख्या कर दी 7। इस प्रकार से आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि उच्चारण स्थानों की संख्या सामान्य संस्कृत भाषा में 7, तो फिर पाणिनि मतानुसार संस्कृत भाषा में पाणिनि मतानुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है। अब हम ये जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल्य पढ़े हैं, उन उच्चारण स्थानों के उत्पत्ति स्थल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ये इनसे कौन कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहले कंठ। ठीक है, कंठ में कौन कौन से आ जाता है? इसके लिए हमें एक सूत्र दिया गया है, अकुह विसर्जनीय नाम। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है।
इसमें कौन कौन सा आ गया? सबसे पहले आ गया अ। इसको आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, इसको आपको समझने की जरूरत है। कैसे? जैसे आ गया इसमें अ, तो सबसे पहले हमने आ जाएगा अ और आ, जो कि सवर्ण है, तो इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठ। उसके बाद आता है कु। मैंने बताया कि संस्कृत भाषा में क वर्ग को हम कु भी बोलते हैं, तो यहाँ पर कु का मतलब है पूरा क वर्ग। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है ह। आ हो गया, कु हो गया, अब ले लेते हैं ह, मतलब ह वर्ण। उसके बाद में विसर्जनीय नाम से मतलब यहाँ पर है विसर्ग, विसर्ग से है। कहने का मतलब है कि अ आ मतलब एक हो गया, ये अ आ दोनों सवर्ण है, इसलिए इसको अ मान लिया जाता है। अ का जो उत्पत्ति स्थल है वह क्या हो गया? कंठ हो गया। उसके बाद क्या हो गया? क वर्ग। क वर्ग का मतलब है कि क ख ग घ ड़, मतलब 5 वर्ण। पांचों क वर्ग के अंदर 5 वर्ण जो आते हैं उनका भी कौन सा हो गया उत्पत्ति स्थल? कर्ण हो गया। उसके बाद हमारा आता है ह। ह वर्ण है, उसका भी उत्पत्ति स्थल कौन सा हो गया? कर्ण। उसके अलावा आता है विसर्ग। विसर्ग का भी कौन सा हो गया उत्पत्ति स्थल? कंठ। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे 5 कितने हो गए? 4 हो गए। आ हो गई, क वर्ग हो गया, ह हो गया और विसर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे आता है कंठ और इसके बाद आता है तालु। ठीक है, तालु का क्या कह देते हैं हम? इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु के अंतर्गत देखो, जरा समझिए इसको। यहाँ पे सबसे पहले हमारा वर्ण आ रहा है ई, तो हमने ले लिया ई। उसके बाद क्या आ गया? चू। चू का मतलब क्या हो गया? च वर्ग। उसके बाद क्या आ गया? य। चू आ गया, अब आ गया य, तो मतलब य आ गया, य वर्ण। उसके बाद क्या आ गया? शा नाम। यशा नाम मतलब स, स वर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको समझिए। इचु यशा नाम तालु मतलब ई या ई, सवर्ण ई। आपको ये समझ जाना चाहिए कि ई का मतलब है, इसका सवर्ण जो ई है उसका भी कौन सा होगा? तालु ही होगा। तो ई वर्ण हो गया। च वर्ग अर्थात च वर्ण के अंतर वर्ग के अंतर्गत जितने 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ य, वो 5 वर्ण हो गए। उसके अलावा क्या हो गया? य वर्ण हो गया और तालव्य सकार हो गया। इन सभी का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। अब आ जाता है कंठ। तालु के बाद आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा के अंदर मूर्धा को क्या कहा जाता है? सीरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरस। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? नाम कंठ इचु यशा नाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा के अंतर्गत क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो, सबसे पहले आ गया री। उसके बाद आ गया टू। टू का मतलब क्या हो गया? ट वर्ग पूरा। उसके बाद आ गया र वर्ण। उसके बाद आ गया श। देखो, री, टू, र और श। श मतलब मूर्धन्य शकार। ऋतु रसाणाम मतलब री वर्ण आ गया, ट वर्ग आ गया, र आ गया, र वर्ण हो गया और मूर्धन्य शकार हो गया। इन सब का क्या हो गया? उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। अब आता है हमारा दंत। ठीक है, तो दंत में क्या आ जाएगा? ऋतु लसानाम दंता। देखो, इसमें भी क्या हो गया? जैसे पहले हमने किया वैसे ही हमें क्या इसका विच्छेद कर लेना है। इसी सूत्र का री में क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। इसका क्या है? दीर्घ नहीं होता है। हमने पढ़ा था वो स्वर व्यंजन जब पढ़े थे तब हमने बताया था कि री का क्या नहीं होता? री में दीर्घ का अभाव होता है। इसलिए यहाँ पर केवल इसमें तो क्या हो जाएगा? री या बड़ी री जो भी हो जाएगा ये।
लेकिन री के अंदर केवल लघु ही आएगा, ह्रस्व ही री आएगा। री वर्ण हो गया, उसके अलावा क्या हो गया, तू आ गया। तू का मतलब कुछ टू तू पू, तो हमने तू के अंतर्गत क्या आ जाएगा, त वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, त वर्ग। उसके बाद हमने देखना है तू त वर्ग आ गया। उसके बाद हमें देखना है लसा नाम के अंतर्गत क्या हो गया, ल वर्ण। क्या हो जाएगा, ल वर्ण। उसके बाद आ जाएगा स, मतलब दंत्य सकार। इसके इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, अर्थात दांत से इनका उच्चारण होता है। इसके बाद आता है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ का क्या क्या हो जाएगा, पुपु पद्मान्या नाम ओष्ठ है। पुपु पद्मान्या नाम ओष्ठ है, अर्थात इसमें भी देखो इसका विसर्ग विच्छेद कीजिए। पु मतलब पु छोटा और बड़ा। उसके बाद क्या आ जाएगा, प पु है तो पु का मतलब हो गया प वर्ग। उसके बाद आ जाएगा पद्मान। पु के अंदर क्या है देखो, पु में अगर इसका करेंगे प प्लस उ है तो प वर्ग हो गया। और उपपद्मान्या नाम का मतलब हो जाएगा अर्ध विसर्ग प और फ वर्ण। कहने का मतलब है वो ऊ हो या इसका श्रवण बड़ा ऊ हो और साथ में प वर्ग अर्थात प फ ब भ म मतलब प वर्ग के 5 वर्ण और साथ में अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ अर्थात आधा प और आधा फ, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ओष्ठ मतलब होठ। इसके बाद आता है नासिका। नासिका अर्थात नाक। ठीक है, नाक से कौन कौन से बोले जाते हैं, नासिका का आता है यमंगण नाक, ना नाम, यमंगण ना नाम, नासिका। नासिका। अब हम इसमें देखो यमंगना नाम नासिका के अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा य म ग और ण और न। ठीक है, ये सारे क्या है, जितने भी हमने 5 वर्ग पढ़े थे कुचुट तुपु अर्थात क वर्ग च वर्ग और ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, इन सभी के अंतिम वर्ण 5वां अक्षर है। 5वें अक्षर ये क्या है, यमंगण य म ग ण और न। ये सभी क्या कहलाते हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। नासिका है। अब हमें नासिका के 5 अक्षर हमने पढ़ लिए हैं। ये देखिए इनका विच्छेद ऐसे था। उसके बाद आता है नासिका। नासिका का एक और है और नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिका। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा यही है कि नासिका से 5 अक्षर तो जो अंतिम है उनका उच्चारण स्थान नासिका है, लेकिन एक अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या है, नासिका, जिसका निशान क्या है, ये माना जाता है ऊपर बिंदी। अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके दो उच्चारण स्थान है। जैसे आ जाएगा
कंठ तालु, इसको हम क्या बोलेंगे, पेदाइतऊ, कंठ तालु, कंठ तालु। अर्थात देखो इसमें है ए दई, ए प्लस आई, तो यहाँ आ जाएगा ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। इसके बाद आ जाएगा कंठोष्ठम, इसमें आ जाएगा उदौतौ, कंठोष्ठम। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पर कंठ, दो है, कंठ और ओष्ठ, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा दंत, यहाँ आ जाएगा वकारस दंत, वकारस, इसके आ जाएगा दंत, वकार का आ जाएगा व, वकार मतलब व का क्या हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठम। अर्थात वह जो वर्ण है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कर देते हैं, दंतोष्ठ का क्या हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठम। मतलब वह जो वर्ण है उसका क्या, एकमात्र ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, ओठ से दो बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा जीवा मूल्य से, जीवा मूल्य का क्या हो जाएगा, जीवा मूल्य कौन से होते हैं, जीवा मूल्य होता है जीवा मूल्य वर्ण। अब इसके बाद हम, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से यहाँ पर जो मैंने उच्चारण स्थान होते हैं और उनसे कौन कौन से वर्णों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं अब हम पढ़ते हैं कि एक वर्ण वाक्य, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके दो उच्चारण स्थान हैं। द्वितीय उच्चारण, दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने हैं, 10 है। कितने हैं यहाँ पर, 10 है। और एक उच्चारण वाले कितने हैं, एक उच्चारण स्थान वाले वर्ण यहाँ पर आते हैं 32, ठीक है। उसी प्रकार जो दो उच्चारण, और ना से एक ये और बात देखिए, जो यम हमने पढ़ा था, यम प्रत्याहार वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण जो होते हैं वो, उनका जो द्वित्व होता है वो क्या कहलाता है, यम कहलाता है। तो यम का उच्चारण स्थान भी क्या है, नासिका। अब आपको देखना है कि जो हमने बताया था कि यह विसर्ग है, वह किसी भी शब्द वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे उसके बाद जब विसर्ग लगता है तो विसर्ग उसी वर्ग का क्या देता है, वर्ग की ध्वनि निकालता है, और उसी वर्ग का वर्ण का क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान विसर्ग का हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद हमें आ जाता है जो यमगणना नाम पढ़ा था हमने,
य, म, ण और न। ठीक है, इन सब के क्या थे? 5। इन सब का क्या है? कंठ। सबका इसका क्या आ जाएगा? अलग अलग हो जाएगा सबका। कंठ, तालु, मूर्धा, इन सब के अलग अलग तो एक एक हो ही जाएंगे। कौन कौन से? जैसे आ जाएगा हमने पढ़ा था इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम, तो यहाँ क्या आ जाए? यमंगना नाम तालु, मूर्धा, कंठ और क्या हो गया? तालु, मूर्धा, कंठ और ऋतुलसा नाम, तो यहाँ इसका हो गया दांत। और क्या रह गया? ओष्ठ। इसका आएगा यहाँ आ जाएगा ओष्ठ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मूर्धा। ये सब तो एक एक मैंने बताई थे कि इनका एक एक क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। इनका साथ में एक नासिका भी क्या होता है? सबका नासिका भी एक उच्चारण स्थान होता है। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से वर्ण हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान वाले हैं और कौन कौन से वर्ण हैं जिनके जो 1 स्थान वाले हैं। और यहाँ पे मैंने बताया यम का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। आई होप कि आप लोगों को मैंने जो उच्चारण स्थान समझाया है वो समझ में आया होगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू।